हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसके अंदर हम टर्म डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपके पीपीपी के पेपर के अंदर कम से कम 50 नंबर जो है वो आ पाए। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे जीआईबी एग्जाम को प्रिपेयर करने में। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक के ऊपर जाइए और ये ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम टर्म डिपॉजिट्स के अंदर बेसिकली दो अकाउंट्स के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। एक है आपका यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट और एक है यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ। तो देखो, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जब आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट करवा देते हो, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। जैसे मान के चलिए आपने एबीसी बैंक के पास 5 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट करवाए हैं 5 सालों के लिए। यानी कि ये जो पैसा है ये आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ जो है वो वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह की एफडी है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है और सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ये इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप एफडी जो है वो करवा सकते हो। तो देखो, आप डेज में भी एफडी करवा सकते हो, जैसे आप 320 दिन की एफडी करवा सकते हो, या फिर आप मंथ्स में भी एफडी करवा सकते हो, जैसे कि 12 महीनों की एफडी करवा सकते हो। आप ईयर्स में भी एफडी करवा सकते हो, जैसे कि 5 साल के लिए एफडी जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, एफडी का जो मिनिमम पीरियड है इंडिया के अंदर वो है 7 डेज और जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 120 मंथ्स, यानी कि 10 साल। 10 साल के बाद आप एफडी को रिन्यू करवा सकते हो या फिर अपना पैसा जो है विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है, अगर हम अमाउंट की बात करें कि भाई आप कितने अमाउंट का एफडी करवा सकते हो, तो उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। आप 2 रुपए की भी एफडी करवा सकते हो और 2 करोड़ की भी एफडी जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, एफडी के अंदर ही ना एक और कॉन्सेप्ट आता है बल्क डिपॉजिट का। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट में एफडी करवाते हो ना, तो उसे हम बल्क डिपॉजिट जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके पास अगर आप 3 करोड़ की एफडी करवाते हो, है ना, तो वो बल्क डिपॉजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बल्क डिपॉजिट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप 3 करोड़ से ज्यादा की कराओगे तो वो भी बल्क डिपॉजिट के अंडर ही आएगा। उसके बाद अगर हम रीजन रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक की बात करें, तो अगर आप 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की एफडी करवाते हो, तो वो आपका बल्क डिपॉजिट जो है वो होता है। ठीक है, जब आप बैंक के पास एफडी करवाते हो तो आपको ना एक रिसिप्ट मिलती है, जिसको हम एफडी की रिसिप्ट कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं। इसके ऊपर ना एफडी की सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपका नेम, अमाउंट, मेच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट और नॉमिनेशन। ठीक है, और ये जो एफडी की रिसिप्ट होती है ना, ये ट्रांसफरेबल होती है। आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे पहले आपने एफडी कराई ए ब्रांच में, अब आप किसी और शहर में शिफ्ट हो गए हो, वहां पर बी ब्रांच है बैंक की, तो आप एफडी को इस ब्रांच में शिफ्ट जो है वो कर सकते हो, ट्रांसफर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अगर हम रीपेमेंट और रिन्यूअल की बात करें तो देखो, जैसे ही आपकी एफडी मेच्योर हो जाती है, ठीक है, तो ऑन मेच्योरिटी या तो बैंक आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर देता है, या फिर अगर आपने बैंक को बोला कि इस एफडी को रिन्यू कर दीजिए, तो बैंक उसको रिन्यू कर देता है। अगर आप बैंक को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, तो बैंक जो है पहले आपको एक इंटीमेशन भेजता है, मतलब आपको एक नोटिस भेजता है। अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो बैंक एफडी को रिन्यू कर सकता है। रिन्यू करने के बाद वो आपको एक इंटीमेशन जो है वो सेंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद है प्री मेच्योर इनकैशमेंट। मतलब कि यहाँ पर हम कस्टमर को नोटिस जरूर भेजते हैं कि भाई हमने आपकी एफडी जो है वो रिन्यू कर दी है। ओके, अब बात करेंगे प्री मेच्योर इनकैशमेंट की। तो देखो, अगर एफडी जो है वो 1 करोड़ रुपए तक की है या फिर उससे कम की है, तो वहां पर प्री मेच्योर विड्रॉवल की ऑप्शन देना जरूरी है बैंक के लिए। यानी कि आप समय से पहले अपनी एफडी को विड्रॉ करवा सकते हो।
जैसे सपोज करिए आपने 5 सालों के लिए एफडी कराई, ठीक है, आपको 3 सालों में पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप अपनी एफडी को ना समय से पहले ही तोड़वा सकते हो, अपना पैसा वापस मांग सकते हो। बस यही है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जैसे कि जो आपका इंटरेस्ट है वो कम कर दिया जाएगा। जैसे पहले आपको 9% इंटरेस्ट देने का वादा बैंक ने किया था, आपने प्री मेच्योर विड्रॉवल कर लिया है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 8% का इंटरेस्ट मिले, या फिर 8.5% का इंटरेस्ट जो है वो मिले, बाकी की पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट की। तो देखो इंटरेस्ट आपको पीरियोडिकली भी मिलता है, जैसे कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर आपको सीधा मेच्योरिटी के ऊपर एक साथ ही इंटरेस्ट मिल जाता है प्रिंसिपल के साथ में। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी टर्म डिपॉजिट है तो आपको पीरियोडिक पेमेंट मिलती है इंटरेस्ट की, यानी कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट है तो जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के अंडर ऐड किया जाता है, और मेच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल के साथ आपको सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो दे दिया जाता है ना। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो देखो, अगर 20,000 रुपए है या उससे कम है तो आपको कैश में इंटरेस्ट मिल सकता है, पर अगर 20,000 से ज्यादा आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो वो आपको कैश में नहीं मिलेगा, अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, आपके सेविंग अकाउंट में जो है वो इंटरेस्ट डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टर्म डिपॉजिट ऑफ ज्वाइंट होल्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी ने मिलकर, है ना, एक एफडी करवा ली है। ठीक है, ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टर्म डिपॉजिट ऑफ ज्वाइंट होल्डर्स। ठीक है, ज्वाइंट होल्डर की रिक्वेस्ट के ऊपर हम किसी पर्सन का नाम ऐड भी कर सकते हैं एफडी के अंदर, किसी पर्सन का नेम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ए और बी की रिक्वेस्ट के ऊपर बैंक ने सी पर्सन का नेम जो है वो ऐड कर दिया, क्योंकि ए और बी ने बोला था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो ए है वो बाहर जाना चाहता था एफडी से, तो सी और बी की रिक्वेस्ट के ऊपर और ए की रिक्वेस्ट के ऊपर बैंक ने ए को बाहर कर दिया, डिलीट कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद ये जो ज्वाइंट होल्डर है वो अपनी एफडी को सेपरेट भी करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए ए और बी ने एफडी करवाई 10 लाख रुपए की 5 सालों के लिए। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि इनकी जो एफडी है वो अलग अलग हो जाए, तो स्प्लिट किया जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि अमाउंट जो है उसमें फर्क नहीं आना चाहिए, और जो ड्यूरेशन है ना एफडी की, उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए, वो उतने का उतना ही रहना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, जो आपने एफडी कराई 10 लाख की कराई, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 लाख और 5 लाख में 10 लाख की एफडी को स्प्लिट कर सकते हैं। ए की 5 लाख की एफडी अलग कर दी, बी की 5 लाख की एफडी अलग कर दी, पर जो ड्यूरेशन होगी एफडी की वो 5 के 5 साल ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा और अमाउंट में भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपने बैंक के पास ना एफडी कराई है, मान के चलिए आपने एबीसी बैंक के पास 5 लाख रुपए की एफडी कराई है, अब आपको पड़ गई है पैसों की जरूरत। ठीक है, तो आप इस एफडी को एबीसी बैंक के पास ही गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी एफडी की जितनी भी वैल्यू है उसका 75% से लेकर 95% तक आपको लोन मिल जाएगा। जैसे अगर आपने मान लीजिए कि 5 लाख का लोन लिया है, सॉरी 5 लाख की एफडी कराई है, ठीक है, तो अगर हम इसका 90% निकालें तो कितना आएगा, 5 लाख का 90%, तो ये आ गया आपका 5 लाख इंटू 90%, तो ये आ जाएगा 4,50,000 रुपए। तो आपको मैक्सिमम 4,50,000 रुपए का लोन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखो ऑब्वियस सी बात है, बैंक को प्रॉफिट कमाना है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू जो आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपने 5 साल के लिए एफडी करवाई है, ठीक है, और आपने इसको बैंक के पास गिरवी रखा और 3 साल के लिए आपने एक व्हीकल लोन जो है वो ले लिया, अब आपने इसके ऊपर डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है, चाहे मान लीजिए इसके ऊपर आपने डिफॉल्ट नहीं भी किया है, पर आप ना एफडी को मेच्योर करना चाहते हो, प्री मेच्योर विड्रॉवल करना चाहते हो, यानी कि आप 2 साल के बाद ही, जब आपने एफडी करवाई तो 2 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉ करना चाहते हो, है ना। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो आपकी एफडी है ना, इसका पैसा यूज किया जाएगा लोन को रिकवर करने के लिए। चाहे यहाँ पर लोन मेच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं ना, 1 साल पड़ा हुआ है, पर फिर भी अगर आपने प्री मेच्योर विड्रॉवल किया है तो पहले पैसा जो है लोन को रिकवर करने के लिए यूज किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अगर आपने एफडी एबीसी बैंक के पास करवाई है तो आप एफडी को एबीसी बैंक के पास ही गिरवी रखकर लोन ले सकते हो, कोई और बैंक आपको इस बैंक की एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं देगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट। क्या है रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, देखो एफडी के अंदर आप सारा पैसा एक बार में डिपॉजिट करवाते हो, पर यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर भी आप फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हो, पर जो पैसा है वो आप इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करवाते हो।
जैसे मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये बैंक के पास डिपॉजिट करवा रहे हो और ये पैसा आप 5 सालों तक डिपॉजिट करवाओगे। 5 साल के बाद आपको टोटल डिपॉजिट जो आपने करवाया है प्लस इंटरेस्ट जो है वो बैंक आपको देगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी यहाँ पर आरडी है, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट है। ठीक है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो। जब मेच्योरिटी होती है ना, जब आपका आरडी मैच्योर हो जाता है तो आपको ना आपका जो टोटल क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है ना, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस टाइम पीरियड का, वो आपको मैच्योरिटी पर एक साथ जो है मिल जाता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट डिले करोगे ना, तो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने आरडी करवाई है ना, और आपने 2 महीने, है ना, 2 महीने एक इंस्टॉलमेंट डिले कर दिया। ठीक है, वैसे जो इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर आपको मान लीजिए कि 4 साल का इंटरेस्ट मिलता है, पर 2 महीने आपने डिले कर दिया, है ना, तो अब क्या होगा, अब आपको सिर्फ 3 साल 10 महीने का ही यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। 2 महीने का इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है जो लास्ट में आपको मिलेगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया है ना। बाकी जो फोर क्लोजर और प्री मेच्योर विड्रॉवल लोन के जितने भी रूल्स हैं एफडी के, है ना, वही रूल्स जो है वो आरडी के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि आरडी के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, और आरडी को भी आप प्री मेच्योरली विड्रॉ जो है वो कर सकते हो, है ना। अब देखो, आरडी के ऊपर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉवल करते हो, मान के चलिए कि आपके 2 क्वार्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा क्वार्टर अभी चल ही रहा था और आपने आरडी को विड्रॉ कर लिया, है ना, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको ये तीसरे क्वार्टर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो आधा कंप्लीट हो गया हो या पौना कंप्लीट हो गया, वो मायने नहीं रखता। अगर वो फुल कंप्लीट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो कंप्लीटेड क्वार्टर है, जो 100% कंप्लीट है, उसी का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और एफसीएनआर स्कीम के अंदर आपको आरडी की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, अब अगर मान के चलिए जो टीडी है वो एक किसी हॉलिडे के दिन या फिर नॉन वर्किंग डे के दिन मेच्योर होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो टीडी है वो 15 अगस्त को मेच्योर हो रहा है। ठीक है, तो इस दिन बैंकें बंद होती है ना, तो इस दिन जाकर तो आप अपने एफडी को विड्रॉ करवा नहीं सकते हो। बैंक आपको अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को ही आपकी एफडी जो है वो वापस करेगा, यानी कि बैंक एक दिन के लिए एक्स्ट्रा आपका पैसा अपने पास रखेगा। तो ये जो एक दिन है ना, इसका इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर किया जाएगा, यानी कि जो एफडी का रेट आपने तय किया था उसके ऊपर जो है वो पे किया जाएगा। आरडी के केस में भी सेम है कि अगर डिले होता है, जैसे एक दिन डिले हो गया, तो मेच्योरिटी वैल्यू के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्टेड रेट से इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर हमने दो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आरडी और एफडी के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्लियर हो गया तो मैसेज करके जरूर बता देना। ठीक है, अब जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उसकी मतलब हमने जो जो चीजें हम पढ़ी है अभी तक हमने, हम उसकी एक समरी प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने दो डिपॉजिट के बारे में पढ़ा, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट का जो टेन्योर होता है वो 7 से लेकर 120 महीने का रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेन्योर है ना, वो फिक्स है और रूल भी सेम ही है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है ना, बैंक के पास, और कोई भी अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे जो है वो डिपॉजिट करवाते हो और यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एफडी और आरडी के जो रूल्स हैं लिमिट वाले, है ना, ड्यूरेशन वाले, वो सेम है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो प्री डिसाइडेड फिक्स रेट होता है, यहाँ पर भी प्री डिसाइडेड फिक्स रेट होता है। फीचर्स की बात करें, आपको लोन अगेंस्ट एफडी अलाउड है ना, और एफडी ट्रांसफरेबल भी है, रिन्यूएबल भी है ना, और जो आपका रेकरिंग डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाएगा, है ना, और आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हो, और प्री मेच्योर विड्रॉवल भी, क्लोजर भी अलाउड है। ठीक है, और वो ट्रांसफरेबल भी है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला देखो, फिक्स डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट अ प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिक्स डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमने बैंक के पास करवाए होते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और उसके ऊपर हमें प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट मिलता है, और सारा पैसा एक बार में डिपॉजिट करवाना होता है। उसके बाद जो मिनिमम एक्सेप्टेबल पीरियड है ऑर्डनरी डोमेस्टिक फिक्स डिपॉजिट का, वो 7 डेज है, और मैक्सिमम जो टेन्योर है वो अप्रोक्सीमेटली 120 मंथ है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बैंक इशू करते हैं ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप इसको फ्रीली किसी दूसरे पर्सन या थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, है ना। बैंकिंग सिस्टम के बाहर भी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये गलत है। देखो,
जो एफडी की रिसिप्ट्स होती हैं वो ट्रांसफरेबल होती है, आप उसको एक बैंक की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हो, पर आप अपनी एफडी किसी थर्ड पार्टी को जैसे कि अपने भाई को या अपने दोस्त को ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, एफडी तो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कोई भी अपर लिमिट नहीं है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी अपर लिमिट नहीं है और मिनिमम लिमिट भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट की बात की जा रही है, तो आपको ना मैच दी कॉलम करना है। सबसे पहले लोन वैल्यू मार्जिन क्या रहता है, तो आपको टिपिकली 75% से लेकर 95% तक का लोन मिल जाता है, आपकी जो भी एफडी वैल्यू है, अगर एफडी की वैल्यू 100 रुपए है तो आपको 75 से लेकर 95 रुपीज तक का लोन मिल जाएगा, है ना। इंटरेस्ट रेट प्राइसिंग की बात करें तो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन के ऊपर वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एफडी रेट एज पर बैंक पॉलिसी। ठीक है, तो इसको 3 के साथ प्री मेच्योर इनकैशमेंट पे आउट की बात करें, ठीक है, तो अगर आप प्री मेच्योर इनकैशमेंट करवाते हो अपनी एफडी की, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपने एफडी को अपने पास होल्ड करके रखा था, है ना, जैसे 360 दिन या 565 दिन, उतने टाइम पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट मिलता है और पेनल्टी भी लगाई जाती है, आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम कर दिया जाता है 0.5% से लेकर 1.5% तक। फोर क्लोजर सेटलमेंट ऑर्डर की बात करें तो अगर आपने एफडी गिरवी रखी है बैंक के पास लोन लेने के लिए, ठीक है, तो अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉवल करवाते हो तो पहले आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यानी कि लोन को रिकवर किया जाता है डिपॉजिट के प्रोसीड से, फिर पैसा बच गया तो वो पैसा आपको दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, सी को 1 के साथ, डी को 4 के साथ। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन, एक बार बता दीजिए, कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रेकरिंग डिपॉजिट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला देखो, recurring deposit operate via monthly fixed installment instead of requiring a lump sum deposit in initiation। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि आरडी के अंदर आरडी के अंदर आप एक साथ पैसा डिपॉजिट नहीं करवाते हो, बल्कि इंस्टॉलमेंट में पैसा डिपॉजिट करवाते हो। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू होती है आरडी की, उसके अंदर टोटल क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स भी होते हैं और उस टाइम पीरियड तक का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो आरडी की इंस्टॉलमेंट है अगर वो डिले की जाती है कस्टमर के द्वारा, तो फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो सेम रहती है, उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बैंक जो है वो इंटरेस्ट लॉसेस को वेव ऑफ कर देता है, यानी कि वो पेनल्टी लगाता ही नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर आपने इंस्टॉलमेंट डिले की है तो आपका इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट भी कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आरडी जो है वो मिड क्वार्टर में क्लोज की जाती है तो इंटरेस्ट जो है सिर्फ कंप्लीटेड पीरियड यानी कि कंप्लीटेड क्वार्टर का ही आपको मिलता है ना। ये जो ब्रोकन मंथ्स है ना, इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रेकरिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वाइडली अवेलेबल है, परमिटेड है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट स्कीम के अंदर, तो ये गलत है क्योंकि इस स्कीम के अंदर आरडी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर रेकरिंग डिपॉजिट मेच्योर होता है हॉलीडे या फिर नॉन वर्किंग डे के ऊपर, जो इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर पे किया जाता है एक्स्ट्रा डे के लिए नेक्स्ट वर्किंग डे को, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और यहाँ पर जो पांचवी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो कौन कौन सी करेक्ट है, 1 2 3 6, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पांचवी भी गलत है क्योंकि यहाँ पर देखो आपको एफसीएनआर के अंदर आरडी की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर जो है वो हो गया होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है हमारे जेआईबी कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसके लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको आना होगा, है ना, edutap.in, वहाँ पर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको हमारे जेआईबी के कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में जो है वो एनरोल कर लीजिए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इस बैच के अंदर ना टोटल 60 लाइव क्लासेस होते हैं जिसके थ्रू आपको चारों पेपर्स की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो, है ना, चारों पेपर्स की, तो आप कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है।
ठीक है। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि पीपीबी, एएफएम, आईएफएस, तो इनका इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे कि आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको सोल प्रीवियस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है मिल जाता है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज जो है वो कर सकते हो। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, इसके ऊपर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।